नमस्कार साथियों, सीमांत एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा संविधान है। संविधान को पढ़ेंगे और संविधान को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसमें संविधान की अवधारणा तथा भारत देश का संबोधन। तीसरा टॉपिक जानेंगे संविधान के प्रकार। चौथा टॉपिक जानेंगे संविधान का इतिहास। ये चार टॉपिक पढ़ने के बाद हम चर्चा करेंगे संविधान के ऊपर कि संविधान क्या होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाली, बहुत मज़ेदार रहने वाली है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर संविधान। तो आप जानते हैं कि जो संविधान है, संविधान शब्द दो शब्द से मिलकर बना होता है, सम प्लस विधान। यहाँ पर जो सम है, सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है समान, ठीक है। और विधान का अर्थ क्या होता है? विधान का अर्थ होता है नियम और कानून। नियम और कानून होता है। तो ये जो संविधान है, संविधान शब्द खुद व खुद अपनी परिभाषा देता है कि जिसमें सभी के लिए नियम और कानून समान हो, उसे क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। तो हमारा जो भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान इस तरीके से बना है कि भारत के अंदर जितने भी नागरिक रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सभी के लिए नियम कैसे होते हैं? समान होते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर हमने ये देखना है कि जो नियम और कानून है, इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इनको जान लेते हैं थोड़ा। अगर हम नियम की बात करें तो नियम क्या रहते हैं? नियम तोड़े भी जा सकते हैं, नियम तोड़ते भी है, लेकिन नियम तोड़ने के तहत हम कोर्ट में चुनौती पेश नहीं कर सकते। नियम बनाए होते हैं कि सड़क में हम कैसे चलते हैं। सपोज ये सड़क है, इस सड़क में हम बाईं ओर चलते हैं, नियम बनाया गया है कि जो भी कोई गाड़ी ड्राइव करेगा वो बाईं ओर से लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार दाईं ओर से भी कोई आ जाता है तो नियम तोड़ देता है, तो सामान्य तो हम यहाँ पर कोर्ट में चुनौती पेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कानून का उल्लंघन करता है, कानून तोड़ता है, तो हम कोर्ट में चुनौती पेश कर सकते हैं उनके खिलाफ। इन दोनों में केवल इतना ही अंतर है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं कि अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारे हौसले उससे भी बड़े हैं। तो दोस्तों, परेशानी ज़िंदगी में आती जाती रहती है। परेशानी क्या है? एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जब भी कोई परेशानी आए तो उस परेशानी को किस चीज़ से दबाना है कि परेशानी हमारा हौसला तुझसे कई गुना बड़ा है, तो परेशानी वहाँ खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पर, पहला टॉपिक है संविधान की अवधारणा तथा भारत देश का संबोधन। तो आप जानते हैं जो भारत है, भारत के लिए हम कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं? देश शब्द का भी प्रयोग करते हैं, राज्य शब्द का भी प्रयोग करते हैं और राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ये तीनों शब्द भारत के लिए कब कब प्रयोग में लाए जाते हैं, ये चीज़ें देखनी है हम पे। अगर हम देश की बात करें पहले, तो देश शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? ये करते हैं हम भौगोलिक अवधारण के अनुसार। जब हम भारत देश को भौगोलिक अवधारण के अनुसार देखते हैं तो उस समय हम भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? देश शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है राष्ट्र। राष्ट्र शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं भारत के लिए? ये करते हैं हम सांस्कृतिक अवधारणा के अनुसार। जब किसी भी नागरिक की, हमारी सभी नागरिक की, जब भारत के लिए देशभक्ति की अवधारणा रहती है, देश प्रेम की अवधारणा रहती है, तो उस समय हम भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? राष्ट्र शब्द का प्रयोग। राष्ट्र शब्द अपने आप में ये बताता है कि हमारी अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना है, देश प्रेम की भावना है। उसके बाद है तीसरा जो इसमें बिंदु है, तीसरा बिंदु क्या है? राज्य है। और ये जो राज्य शब्द है, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम संविधान पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य हैं, राज्य शब्द का हम प्रयोग कब करते हैं भारत के लिए? ये करते हैं हम संवैधानिक अवधारणा के अनुसार, ठीक है। जब संविधान पढ़ते हैं और संविधान की अवधारणा रहती है, उस समय भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये राज्य तभी कहलाएगा जब इसके पास चार एलिमेंट्स होंगे, चार तत्व होंगे। वो चार तत्व कौन कौन से? कि राज्य के पास जनसंख्या भी होनी चाहिए, निश्चित भूभाग भी होना चाहिए, संप्रभुता भी होनी चाहिए और सरकार भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके मन में सवाल एक ये भी उठ रहा होगा, अगर हम भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो जो भारत में वास्तविक राज्य हैं उनको उस समय किस नाम से संबोधित करेंगे? सपोज उत्तराखंड है तो उत्तराखंड तो एक राज्य है, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, ऐसे ही अन्य सभी राज्य हैं, उनको संवैधानिक अवधारणा के अनुसार किस शब्द से संबोधित करेंगे? तो आप ध्यान रखना, उनको संवैधानिक अवधारणा के अनुसार प्रांत शब्द से संबोधित करते हैं, ठीक है।
जब भारत को हम राज्य शब्द से संबोधित करेंगे, जब भारत को राज्य शब्द से संबोधित करेंगे तो उस समय राज्य को प्रांत शब्द से संबोधित करेंगे। लेकिन समझना ये है कि जो ये 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स में ये क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें जानते हैं। तो आप जानते हैं कि जनसंख्या कोई समझने की बात है, निश्चित भूभाग भी आप सभी को पता है कि जो भारत की आंतरिक बाउंड्री उन सभी को निश्चित भूभाग बोला जाता है। लेकिन जो संप्रभुता है, ये समझने की चीज़ यहाँ पर, संप्रभुता का अपने आप में अर्थ ये होता है, जो भारत देश है या कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश हो सकता है, वो जो अपने निर्णय लेते हैं आंतरिक मामले में लें या बाह्य मामले में लें, या विदेशी नीति बनाएं या देश के अंदर कोई भी नीति नियम बनाएं, ठीक है, वो कैसे बना सकते हैं, वो स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, संप्रभुता बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद रहता है सरकार। चौथा एलिमेंट जो रहता है वो सरकार रहता है। तो सरकार में आप सभी को पता है सरकार के कितने एलिमेंट्स रहते हैं, कितने तत्व रहते हैं सरकार के, 3 रहते हैं, जिनमें पहला रहता है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका रहता है। और इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, किसी भी देश की सरकार बनती है। तो यहाँ पर जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का कार्य क्या होता है कि क्या हो, कानून किस प्रकार से हो भारत देश में, इनका सोचना ये रहता है, ये आपस में विचार विमर्श करते हैं, नियम कानून बनाते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार के कानून होने चाहिए, तब ये पारित करती है। और पारित करने के बाद कार्यपालिका क्या करती है, देश में उस कानून को लागू कराती है। कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे सभी स्थायी लोग आ जाते हैं, जैसे हमारे पुलिस विभाग हो गए, ये सभी क्या करते हैं, इन कानून को देश में लागू कराते हैं। फिर तीसरी इकाई क्या रहती है, इस पर न्यायपालिका रहती है। न्यायपालिका का काम क्या रहता है कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया था उस कानून को देश में लागू तो कार्यपालिका ने करा दिया, लेकिन इस कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इसके विरोध में तो नहीं जा रहा है। अगर इस कानून को कोई तोड़ता है, इसका उल्लंघन करता है, तो उसका काम, वो सारी देख रेख कौन करता है, न्यायपालिका करता है। लेकिन किसके आधार पर करेंगे, वो संविधान के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों के अलग अलग काम है, तीनों की शक्तियाँ अलग अलग दी गई है, इसी से मिलकर सरकार बनती है और ये सरकार भी एक राज्य का तत्व है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम संविधान। तो संविधान क्या होता है, किसी भी व्यवस्था को संचालित हेतु बनाई गई विधियों के समूह को क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। और ये संविधान हमारे घर का भी हो सकता है, देश का भी हो सकता है, निजी संस्था का हो सकता है, सरकारी संस्था का हो सकता है। हमारे घर के हिसाब से समझते हैं कि सपोज किसी भी घर के संविधान किस प्रकार से रहता है कि जब घर का कोई मुखिया कार्य वितरित करता है, कार्य का वितरण करता है सभी सदस्यों को, तो जो कार्य का वितरण करता है वो किसके अनुसार करता है, अपने नियम के अनुसार करता है। उसी को हम एक तरह से संविधान मान सकते हैं। भले ही लिखे नहीं होंगे लेकिन होते वो भी क्या होते हैं, संविधान होते हैं। और बहुत सारे देशों में ऐसे भी संविधान है जो लिखित रूप में नहीं है, अलिखित रूप से चलते हैं, परंपरागत रूप से चलते आए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि संविधान के प्रकार, संविधान कितने प्रकार से होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान मुख्य तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ जो विशेष है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें हम यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कठोर एवं लचीला संविधान। अगर कठोर की बात करें तो कठोर ऐसा मतलब जटिल संविधान होगा जिसमें कुछ भी परिवर्तन करने होंगे, कुछ भी बदलाव लाने होंगे, तो उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, जटिल होगी, कठोर होगी। और जो दूसरा इसका टाइप रहता है, दूसरा कैसा रहता है, लचीला। लचीला मतलब जिसमें परिवर्तन आसानी से हो सकता है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ झमेला नहीं रहता। अगर हम कठोर की बात करें तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान दोनों प्रकार का है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भारतीय संविधान है वो दोनों प्रकार का है। अगर भारत के संविधान में संशोधन 368 के तहत करें तो ये प्रक्रिया कैसी रहती है, ये प्रक्रिया रहती है जटिल। ठीक है, ये प्रक्रिया कठोर रहती है। अगर संशोधन सामान्य रूप से करें तो वो प्रक्रिया कैसी रहती है, लचीले प्रकार की प्रक्रिया रहती है। तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला संविधान भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लिखित तथा अलिखित संविधान। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान तो आप सभी को पता है लिखित संविधान है, और जो अलिखित संविधान है वो इंग्लैंड का अच्छा खासा उदाहरण है इसमें, क्योंकि इंग्लैंड का जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। कुछ पार्ट्स लिखे होंगे लेकिन ज़्यादातर इसका संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट करके ये ध्यान रखना कि जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भाई साहब हमारे देश का संविधान है, वो अपने भारत देश का संविधान है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भी हमारे भारत देश का संविधान है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा टाइप। तीसरा टाइप से निर्मित एवं
विकसित संविधान। हमारा जो भारत देश का संविधान वो निर्मित संविधान है या विकसित संविधान है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो भारत का संविधान है वो दोनों प्रकार का संविधान है। क्योंकि जब संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने एक ड्राफ्ट बनाया था और इस ड्राफ्ट में संविधान को डिजाइन करा था कि हम अपने भारत का संविधान किस प्रकार से लिखेंगे, कौन सा आर्टिकल कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, बिल्कुल सजा के लिखा था। तो इसमें हम बता सकते हैं कि संविधान कैसा है, निर्मित संविधान है। लेकिन विकासशील संविधान कैसा है? विकासशील संविधान इस प्रकार से हैं कि जो भारत का संविधान है उसको लागू किए हुए 71 वर्ष हो गए, 71-72 वर्ष हो गए, और उन 71-72 वर्ष में हमने कम से कम 104 संशोधन कर दिए हैं। आप सोच सकते हैं, इतने परिवर्तन कर दिए, इतने नए कानून जोड़े, कुछ यहाँ पर तोड़ मरोड़ के कुछ और कानून मिलाए, किसी में वही ABCD इस तरीके से कानून बना दिए गए। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत का संविधान ये विकसित संविधान भी है, विकासशील संविधान भी है। समय चलते चलते इस पर कुछ ना कुछ संशोधन होते जाते हैं। तो भारत का संविधान कैसा है? दोनों प्रकार का है। अब आगे देखते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। और भारतीय संविधान का इतिहास आप सभी जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से हम भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ते हैं, जो कि एक्ट कब आया था? 1773 से। ठीक है, यहाँ से हम इसलिए समझते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे नियम लाए गए थे जिसकी झलक वर्तमान के संविधान में दिखती है। और ये जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इससे काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी संविधान की क्लियर हो जाती है, और वो यहीं से हो जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो जाती है। जो हमारा वर्तमान का संविधान है, जैसी वर्तमान की संविधान का ढांचा बनाया गया है, कुछ ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट में भी इन्होंने ढांचा बनाया था। किसने? ब्रिटिश लोगों ने। तो यहाँ पर जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया गया था। और ये किन्होंने लाया था? ब्रिटेन के लोगों ने लाया था। तो आप सभी जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में कब आई थी? सन 1600 ईस्वी में आई थी। तो यहाँ से थोड़ा सा हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास जानना है, थोड़ा सा 1 मिनट जान लेते हैं कि जब ये कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत आई थी और किस उद्देश्य से आई थी? आप सभी जानते हैं, व्यापार के उद्देश्य से आई थी ये भारत में। लेकिन इन्होंने क्या करा? पहले तो इन्होंने क्या करा? प्लासी का युद्ध लड़ा, उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा इन्होंने बक्सर का युद्ध। और इन दोनों युद्धों को लड़ने के बाद इन्होंने भारत की जमीन हथियानी शुरू कर दी। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो सीधे साधे लोग थे, देसी लोग थे, और अंग्रेज तो ठहरे कैसे? चालाक लोग ठहरे और तेज तरार लोग। इन्होंने भारत की ज़मीन हथियाना शुरू कर दी थी और भारत की ज़मीन पे कब्जा शुरू कर दिया था। और 1773 आते आते इनकी भारत में कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी? 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। आप ध्यान रखना, 3 कौन कौन सी? बंगाल हो गई, मद्रास हो गई और बम्बई होगी। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों में गवर्नर हुआ करते थे उस समय। जैसे वर्तमान में राज्यपाल होते हैं ना सभी राज्यों में, ऐसे उस समय तीनों प्रेसिडेंसी के मालिक होते थे। उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था? गवर्नर के नाम से संबोधित किया जाता था। और ये सारी भनक ब्रिटेन में लग गई कि जो हमारी कंपनी व्यापार के उद्देश्य से भारत गई है वो व्यापार नहीं कर रही, बल्कि वहाँ पर उनकी ज़मीन पे कब्जा कर रही है। तब उन्होंने एक एक्ट लाया था जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में वर्तमान संविधान की झलक नज़र आती है। वो कैसे नज़र आती है ये चीज़ समझते हैं। तो यहाँ पर सपोज ये क्या है? ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने क्या करा? इस भाई साहब को बोला, जो बंगाल का गवर्नर है, इसको बोला कि हम तुझे क्या कर देते हैं? तेरा पद बड़ा कर देते हैं। तेरे पद के पीछे क्या जोड़ देते हैं? जनरल जोड़ देते हैं। गवर्नर की जगह ये क्या हो गया अब? गवर्नर जनरल। 1773 से पहले केवल गवर्नर था और 1773 के बाद क्या बन गया? गवर्नर जनरल बन गया। और ये जो दोनों भाई साहब है, मद्रास और बम्बई के, ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों गवर्नर के गवर्नर रहेंगे। इसका पद बड़ा कर दिया और इसको बोला कि तेरे ऊपर हम नज़र रखेंगे, यहाँ से तेरे ऊपर नज़र हम रखेंगे और आपका काम क्या होगा? इन दोनों के ऊपर तुमने नज़र बनाए रखनी है। दोनों किसके ऊपर? मद्रास और बम्बई के ऊपर। तो ठीक ऐसा ही हमारा वर्तमान का संविधान है दोस्तों। वर्तमान का संविधान कैसे कि एक जगह हमारा केंद्र होता है और केंद्र से सभी राज्यों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, सभी राज्यों के ऊपर नज़रें बनाए रखी होती है। ऐसा हमारा वर्तमान का संविधान भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बंगाल का गवर्नर है, इस गवर्नर के लिए 4 सदस्य भेजे थे। 4 सदस्य भेजे थे। एक ये खुद था और 4 सदस्य कहाँ से भेजे थे? ब्रिटेन से भेजे थे 4 सदस्य। और ये क्या कहलाई?
गवर्नर जनरल की परिषद कहलाई। वो 4 सदस्य कौन कौन से थे उनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखना कि जो बंगाल का जो गवर्नर है वो अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, और पहला गवर्नर जनरल भी कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। ये भाई साहब अंतिम गवर्नर भी थे और इन्हीं को बड़ा पद दे दिया गया गवर्नर जनरल का। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो गवर्नर जनरल का पद दिया गया ये भी किसको दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया। और 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल को जो 4 सदस्य भेजे गए थे उनका नाम कौन कौन सा क्या क्या था? जिनमें पहला फ्रांसिस था, दूसरा क्लेवेरी, तीसरा मानसन और चौथा वर्वे। ये 4 सदस्य भेजे गए गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ठीक है। और ये अब क्या करेंगे? इन सभी को कोऑर्डिनेट करेंगे और इनके ऊपर नजरें कौन बनाए रखे हैं? ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार भारत में 4 सदस्य सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया, ठीक है। 4 सदस्यों का सुप्रीम कोर्ट होगा, ये केवल प्रावधान किया गया है, अभी बनाया नहीं है। बनता कब है? 1774 को भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनता है, और किस जगह बनता है? कोलकाता में। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान कब किया गया, तो जवाब 1773 है। तब जवाब कौन क्या है? 1773, ठीक है, 1773। लेकिन स्थापना कब होती है? 1774 में। और ये इनके लिए जो सदस्य थे 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 4 न्यायाधीश में कौन कौन से थे? सर एलिजाबेथ इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और चैम्बर, लिविंगस्टन, हाइट, 3 इनके साथ अन्य न्यायाधीश थे। तो सदस्य कितने थे? न्यायाधीश कितने थे? 4 थे, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश था। वो कौन थे? सर एलिजाबेथ इम्पे, ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। अब आगे देखते जाते हैं कि इन लोगों की कैसी कैसी चाल रहती है, कैसे कैसे ये भारत में और आगे शासन करते जाते हैं। इसके बाद आता है एक 1781 का एक एक्ट आता है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ ऐसी खास बातें नहीं थी, इसमें केवल ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और यहाँ पर जो कलकत्ता सरकार है, कलकत्ता में सरकार में अभी कौन बैठे हैं? वारेन हेस्टिंग्स बैठे हैं। और कलकत्ता में न्यायालय की भी स्थापना हो गई है। तो कलकत्ता सरकार के पास अधिकार क्या दिए गए कि तुम बंगाल और बिहार, उड़ीसा, इन तीनों राज्यों के लिए क्या करेंगे? इन तीनों क्षेत्रों में नियम कानून तुम बनाएंगे, ठीक है। इन तीनों के लिए विधियों का निर्माण करेंगे कौन? कलकत्ता सरकार को ये इसमें अधिकार दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 को। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का पृथकीकरण किया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भारत में कंपनी आई थी, उनको अब उनके काम काजों को बांट दिया गया, और भारत में 6 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये किसने बनाया? ब्रिटिश क्राउन ने बनाया गया था। पहले तो कुछ लोग, चंद लोग आए थे, वो केवल उनका एक अधिकार था भारत में, वो व्यापार करते आ रहे थे। अब इन्होंने थोड़ा यहाँ पर सिस्टम चेंज कर दिया, कलकत्ता में सरकार बना दी, न्यायालय बना दिया, और यहाँ पर 6 सदस्यों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसके पास कुछ अधिकार दिए गए कि तुम सैनिक और असैनिक और राज्यों से संबंधित सभी अधिकार किसके पास दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। आधा काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा और कुछ काम कौन करेगी? कंपनी करेगी। उसके बाद जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, उनकी संख्या पहले कितनी थी? 4 थी। 4 सदस्य भेजे थे ब्रिटिश क्राउन से। अब उनमें से एक सदस्य को हटा देंगे। अब कितने रहे यहाँ पर? 3 सदस्य रहे। तो यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया? जो गवर्नर जनरल है, उन गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ा दी यहाँ से। अगर उनके साथ जो सदस्य भेजे गए उनको कम कर देंगे तो यहाँ से गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ जाएगी। तो सवाल कैसे भी आ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं और डायरेक्टली आ सकते हैं। आपको हर तरीके से आपको चौकन्ना रहना है। उसके बाद है 1793 का चार्टर एक्ट। यह पहला चार्टर एक्ट था। इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को 20 वर्षों के लिए एक अधिकार बढ़ाया गया। यानी जो कंपनी भारत में, इस कंपनी के लिए नियम क्या बना दिए गए कि आप क्या करेंगे? 20 साल तक और भारत में व्यापार कर सकते हैं। ये इसलिए इन्होंने चार्टर एक्ट लाया था। और इस चार्टर एक्ट के तहत
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन है वो कहाँ से देने लगे, भारत से देने लगे। इन गोरे लोगों को इतना मुनाफा हुआ, भारत में इतना मुनाफा हुआ कि जो इन्होंने अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी सहूलियत के लिए जो यहाँ पर 6 सदस्य भेजे थे ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनके लिए क्या कर दिया कि वो जो वेतन होगा तुम्हारा वो भी कहाँ से देंगे, भारत से ही देंगे। भारत को ही लूटो, भारत को ही चूसो, ये सारा काम रहा इनका, गोरे लोगों का। अब आगे देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब इन्होंने क्या करा कि जो कंपनी थी भारत में, उनका जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, एकाधिकार समाप्त पूर्णतः नहीं हुआ। यहाँ पर जो चाय है, चाय का व्यापार, चाय भारत में बड़ी फेमस होती है, आप सभी को पता है, और चीन देश के साथ कंपनी का एकाधिकार बना रहा। जो चाय है, चाय का उत्पादन भी केवल कंपनी करेगी, उसका व्यापार भी कंपनी करेगी, और चीन देश के साथ व्यापार भी केवल कंपनी करेगी। ये इनके 2 अधिकार बने रहे। और इस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई कमिश्नरियों को भारत प्रचार के लिए भेजा गया। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये गोरे लोग हैं, ये किसको मानते हैं, ईसाई धर्म को ज़्यादा मानते हैं उस साइड। और उन्होंने क्या कर दिया, अपने देश से ईसाई कमिश्नरियों को भारत भेजा गया कि तुम भारत में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के ऊपर खर्च किए गए। तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं करे गए कि भारतीय लोगों के हित में इनको बहुत बड़ा दर्द है, या भारतीय लोगों के हित में ये इतना सोचते हैं कि क्या 1 लाख रुपए भारत के हित में ये खर्च कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि भारत को पलट पलट के खा रहे हैं। और जो चंद लोग कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर, कि हमने तुम्हारी शिक्षा के ऊपर कितने पैसे खर्च करें, 1 लाख रुपए। उस समय 1 लाख रुपए भी काफ़ी होते थे। लेकिन इसलिए कि जो कुछ लोग आवाज़ उठाते हैं हमारे प्रति, वो भी आवाज़ ना उठाएं, ठीक है। 1 लाख रुपए के बदले तो पता नहीं कितना भारत को लूटेंगे, अभी आगे देखते जाओ। इसके बाद जो एक्ट आता है 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। यहाँ पर जो बंगाल के गवर्नर जनरल है, इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब इन्होंने क्या करा, पहले तो 3 प्रेसिडेंसियाँ थी भारत में, अब इन्होंने और जगह भी अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। जो बंगाल का गवर्नर था, पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको क्या घोषित कर दिया गया कि भाई साहब अब तुम पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, ठीक है। और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना था। तो यहाँ पर जो विभिन्न ब्रिटेन की कंपनियाँ हैं, उनको मिलाकर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। आई तो ये कंपनी सन 1600 ईस्वी में थी। उस समय से ही हम ये कहते हुए चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। लेकिन वास्तविक में इनको नाम 1833 में दिया गया था। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये दिया गया 1833 में। उस समय इसको किसी अन्य नाम से जाना जाता था जब ये भारत में सन 1600 ईस्वी में आई थी। अब आगे देखते हैं, इस एक्ट के तहत कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार था, ये भी अब समाप्त कर दिया गया। क्योंकि भारत में अब तो संपूर्ण भारत में इन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ा लिया, संपूर्ण भारत को अपने अधीन ले लिया, धीरे धीरे अपने अधीन ले लिया गया। और यहाँ पर जो मैकाले भाई साहब है, मैकाले भाई साहब ने भारत की शिक्षा का ढांचा बनाया। जो शिक्षा पद्धति है, इसका निर्माण कराया गया। और ये निर्माण भी इस तरीके से बनाया गया था, भारत की शिक्षा जो पद्धति बनाई गई थी इस तरीके से कि भारतीय लोग इतने शिक्षित भी ना हो, ठीक है, कि अपने आप में आत्मनिर्भर बन पाएँ, और इतने गंवार भी ना रहें कि भारत के लोगों को कुछ भी पता ना चले। तो यहाँ पर जो शिक्षा नीति बनाई, शिक्षा पद्धति बनाई, ये इतनी खास भी नहीं थी कि भारतीय लोग अपने यहाँ पर उत्थान कर सकते हैं, और इतनी बुरी भी नहीं थी कि भारतीय लोग यहाँ पर गंवार रहें। मतलब कुल मिला के जो देसी है वो देसी के देसी बने रहें, और हम गोरे लोग भारत को एक तरफा लूटना शुरू करें, भारत के ऊपर राज करना शुरू करें। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल की परिषद है, उसमें विधि के सदस्य के रूप में किसको भेजा गया, मैकाले भाई साहब को भेजा गया। ये मैकाले भाई साहब जब शिक्षा पद्धति बना सकते तो विधि, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल में विधि बनाना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट।
यह चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। और जो हम वर्तमान में भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, जिसके लिए आज के समय इतनी मारामारी चली रहती है, इस परीक्षा का प्रारंभ कब से हुआ? 1853 से। तो ध्यान रखना, कब से प्रारंभ हुआ? 1853 से। आगे देखते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। यहाँ पर जो भारत शासन अधिनियम है, इस एक्ट में क्या होता है कि इस एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। और जो भारत के शासन की जिम्मेदारी है वो अब किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो भाई साहब धीरे धीरे इन्होंने लपेट लिया। पहले कैसे लपेटा? बंगाल में गवर्नर थे, फिर उसको गवर्नर जनरल बनाया, फिर गवर्नर जनरल को धीरे धीरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया। अब यहाँ से ये सारा समाप्त कर देते हैं। और जो ब्रिटिश क्राउन है, ये क्या बोलते हैं कंपनी को, अब हम भारत में खुद राज करेंगे, अब तुम यहाँ से पीछे हट जाओ। और कंपनी का एक अधिकार यहाँ से समाप्त कर दिया गया। भारत संपूर्ण रूप से यहाँ से गुलाम होता है। और यहाँ पर जितने भी संगठन बनाए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब समाप्त कर देते हैं। और भारत के प्रशासन को संभालने के लिए एक सचिव नियुक्त किया गया। और भारत का सचिव बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? स्टैनले प्रथम व्यक्ति था जो भारत का सचिव बनता है। और यहाँ पर जो भारत का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का जो पद है, उस पद का नाम क्या देते हैं? वायसराय देते हैं। वायसराय एक तरह का ऐसे होता था जैसे प्रधानमंत्री होता है, वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन है, उन्होंने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। कहाँ? भारत में। तो आपको ध्यान क्या रखना है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? वो भी लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय भी कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद है 1919 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो मुस्लिम बहुल के लोग हैं, मुस्लिम क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको क्या कर देते हैं? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर देते हैं। सीधा सा ये मतलब है कि जो मुस्लिम लोग हैं, उनके मन में ये फूट डालते हैं कि तुम अपने लिए एक अलग क्षेत्र घोषित करो। तुम जो भी अपना कैंडिडेट चुनेंगे, उसके लिए तुम अलग से मत देंगे, अलग से वोट देंगे। और जो हिंदू समुदाय है, सिख समुदाय है, वो अपना अलग अलग देंगे। तो यहाँ से नुकसान क्या होता है कि जो ये मत देंगे, उनका जो रेशियो होता है, जैसे हिंदू और मुस्लिम है, इनके लिए अलग अलग जब यहाँ पर निर्वाचन की जो प्रणाली है, ये अलग अलग बना दी गई। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर डाल दिया इन्होंने। हिंदू के लिए कुछ अलग व्यवस्था, मुस्लिम के लिए अलग व्यवस्था। और ये क्या करे? आपस में लड़ भिड़े कि तुम्हारे लिए ये फैसिलिटी दी गई है, हमारे लिए ये फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर इनकी जो नीति थी, इनकी नीति क्या थी? फुट डालो और राज करो। तो इन्होंने क्या करना था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना था। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे, हमारे ऊपर तो कभी ये इनका ध्यान आएगा नहीं, हमारे ऊपर तो ये नज़रें डालेंगे नहीं। और ये आपस में लड़ते जाएंगे और हम भारत में राज करते जाएंगे, भारत को लूटते जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद ये क्या करते हैं? 1919 का मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ये क्या करते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाते हैं और सिखों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था कर देते हैं। लो भाई साहब, एक तीसरा और चाल चल देते हैं। पहले तो हिंदू तो क्या अलग ही थे, मुस्लिम के लिए अलग चुनाव प्रणाली कर देते हैं। लेकिन जो 1919 का एक्ट लाते हैं, इनमें भी क्या कर देते हैं? सिखों के कान में भी ये बात डाल देते हैं कि तुम भी अलग हो इन सब में से। और इनके लिए भी कुछ ऐसी डिफिकल्ट प्रणाली लाते हैं जो ना तो हिंदू से मेल खाती है, ना मुसलमान से मेल खाती है। ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सा यहाँ पर जो अंतर होता था, वो जो इनके सदस्य चुन के आते थे, उन सदस्यों के लिए मत में अंतर कर दिया गया था कि मुसलमानों का 10,000 के पीछे एक सदस्य होगा। ये मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, अनुमानित आंकड़ा दे रहा हूँ। और हिंदू के लिए क्या होगा? 20,000 के पीछे एक सदस्य होगा। तो ये तो आपसी में लड़ेंगे कि तुम्हारा जो सदस्य हो ज़्यादा आएंगे, हमारा सदस्य कम आएगी। इस तरीके से इन्होंने फुट डालो राज करो की यहाँ पर नीति बनाई और सोची समझी साजिश करी और तीनों समुदायों को आपस में लड़ा दिया गया था। ठीक है। तो इन्होंने तो क्या करा? तीनों समुदायों को आपस में लड़ा दिया गया। अब आगे क्या क्या होता है ये चीज़ें देखते हैं। और प्रांतों में क्या कर दिया? द्वैत शासन स्थापित कर दिया था। और इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत यूपीएससी का
यूपीएससी गठन का प्रावधान किया गया था कि भारत में हम क्या करेंगे, यूपीएससी का गठन करेंगे। और इस यूपीएससी का गठन कब होता है, 1926 में पूरा होता है। तो आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूपीएससी का गठन भारत में कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना 1926 में हुआ था। और महिलाओं के लिए मतदान के लिए अधिकार दिया गया था। इससे पहले महिलाएं वोट नहीं देती थी, महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि तुम भी जाके अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने प्रतिनिधि को वोट दें। तो यहाँ पर पहली बार जो महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला वो कब मिला, 1919 के अधिनियम में मिला था। इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है और इस अधिनियम की बहुत ही ज़्यादा भूमिका हमारे वर्तमान के संविधान में पड़ती है। यहाँ पर देखते हैं भारत के लिए संवैधानिक प्रस्ताव में यह सबसे बड़ा, जटिल व अंतिम दस्तावेज था। इस एक्ट में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। वर्तमान के भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इतने अनुच्छेद तो इसमें पहले ही थे, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी, 14 भाग थे। आप सभी जानते हैं कि जब भारत का संविधान तैयार हुआ था तो उस समय कितने भाग थी, कितने अनुसूचियाँ थी, ये आप सभी बखूबी जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1935 का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इसी के साथ साथ प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। अब ये क्या करेंगे, केंद्र में दोहरा शासन की व्यवस्था करेंगे, केंद्र में क्या करेंगे, द्वैत शासन लगाएंगे। और इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना करेंगे और दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इसके साथ 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो यहाँ पर जो दिल्ली में पहली बार संघीय न्यायालय खोला गया उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों तथा केंद्रों में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया कि जो प्रांत है उस प्रांत की शक्तियाँ थोड़ी कम होगी और जो केंद्र है, केंद्र की पावर थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे हमारे वर्तमान में है। जो केंद्र है, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ रहती है और प्रांत में क्या रहती है, कम शक्तियाँ रहती हैं। अब आगे देखते हैं जैसे और जो संघीय और प्रांतों में जो शक्तियों का बंटवारा करा था केंद्र और प्रांत में, वो 3 सूचियों में करा था उस समय भी, जिनमें एक संघीय सूची होगी, दूसरी राज्य सूची होगी और तीसरी समवर्ती सूची होगी। संघीय सूची में उस समय 59 विषयों पर कानून बना सकते थे, नियम कानून बना सकते थे। और राज्य सूची में उन्होंने क्या करा कि 54 विषयों पर वो नियम कानून बना सकते थे। और जो समवर्ती सूची होती है, समवर्ती सूची क्या होती है, ये दोनों जिस पे नियम कानून मिलकर बनाते हैं, केंद्र और प्रांत जिस पे कानून मिलकर बनाते हैं, वो केवल कितने विषय थे, 36 विषय थे जिनको पर ये मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब की है, 1935 के अधिनियम की है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या होता है कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मंत्रियों का समूह भारत भेजा जाता है। और ये जो कैबिनेट मंत्री कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनका कार्य क्या था, इनको ब्रिटिश क्राउन से इसलिए भेजा गया था भारत में कि आप भारत में जाओ, संविधान सभा का गठन करो और भारत के लिए संविधान का निर्माण करो। इसके बीच का जो इतिहास, वो आप इतिहास में जानते हैं कि कितने यहाँ पर कारनामे होते हैं, क्या क्या कारनामे होते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है संविधान के इतिहास में जानने के लिए, लेकिन संविधान के परिप्रेक्ष्य में जो जो मुख्य बातें रहती हैं वो सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। और यहाँ पर जिसमें लॉर्ड फैथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे और SV अलेक्जेंडर तथा स्टेफोर्ड ये 3 सदस्य थे जो भारत भेजे गए थे। और ये जो कैबिनेट मिशन है ये भारत का पहुँचे 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुँचे। और जो कैबिनेट मिशन है इन्होंने क्या करा, भारत में अंतरिम सरकार का गठन करा, एक अंतरिम सरकार बनाई गई। और अंतरिम सरकार के साथ साथ ये क्या करेंगे, भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान सभा क्या करेगी, फिर संविधान का निर्माण करेंगी। यहाँ पर जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की योजना के तहत होगा। जो ब्रिटिश क्राउन से 3 मंत्री भेजे गए, ये मंत्री क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और ये योजना बताएंगे कि आप इस तरीके से अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में कैबिनेट मिशन के 24 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू
के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और सरकार के अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू थे। यहाँ पर जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार में अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन, उपाध्यक्ष JL नेहरू थे। अंतरिम सरकार के प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना, प्रारंभ में 13 सदस्य थे और यहाँ पर मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद यहाँ पर 2 सदस्य और आए, जिनकी संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ये जो अंतरिम सरकार थी, टेम्परेरी एक सरकार बना दी गई थी। ब्रिटेन के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे भारत को आज़ाद जब कर रहे थे, तो जो भारत का कार्यभार है वो सारा सौंप रहे थे भारतीयों के हाथ में। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था कि ब्रिटेन की भी भूमिका थी इस अंतरिम सरकार में और भारत के लोगों की भी भूमिका थी। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इसमें ये बोला था कि ये एक देश की सरकार है जिसे कि कौन चला रहा है? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। अब देखते हैं कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कब कब होता है? तो भारतीय संविधान सभा के गठन के सुझाव सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने रखे थे और ये कब रखे थे? स्वराज विधेयक में प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए और वो कब उठाई थी? 1895 ईस्वी में। और फिर गांधी जी ने भी उठाई थी कि भारत का जो संविधान है वो भारत की इच्छा अनुसार होना चाहिए, कि जो भारत के लोग हैं उनकी इच्छा अनुसार होना चाहिए। वो गांधी जी ने कब बोला था? 1922 में बोला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी कड़ी में 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा दिए गए सुझाव के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। वो कब किया गया? 1946 में। और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में 389 सदस्यों को चुना गया। यहाँ पर अगर आपसे कभी सवाल ये पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान सभा बनाई जाएगी उस संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाना है? तो यहाँ पर नियुक्त किया जाना है 389। तो आपका सवाल यहाँ पर ये भी होगा कि क्यों यही संख्या आई यहाँ पर 389? 390 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है। तो ये जो आंकड़ा आया ये जनसंख्या के आधार पर आया था। हर 10 लाख के पीछे एक सदस्य, कुछ इस प्रकार का आंकड़ा रहा होगा। फिर यहाँ पर जनसंख्या के अकॉर्डिंग इनकी जो कुल सदस्यों की संख्या आई वो कितनी आई? 389 आई। ठीक है, और इनके लिए भी चुनाव किया गया। ऐसे ये सदस्य संविधान सभा में नहीं आएंगे, चुनाव करके इनको संविधान सभा में भेजा जाएगा। तो इनमें से क्या होता है कि जो 93 सदस्य हैं, 93 सदस्य किसके लिए होंगे? भारतीय राजवाड़ों के लिए होंगे। और भारत में आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजवाड़े कम से कम 552 समथिंग कुछ इतने राजवाड़ा थे। जो राजवाड़े नाम के राजवाड़ा थे ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे, ये भी पूरी तरह अंग्रेजों के चमचे ठहरे थे। और 79 सीटें किसके लिए थी? मुस्लिम लीग के लिए थी। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए सीट दी गई थी। और चीफ कमिश्नरी 4 कौन कौन सी? असम, जिसको कुर्ग बोला जाता है, दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान। इस चीफ कमिश्नरी को आप किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं? ABCD करके आप ध्यान रख सकते हैं। ए से आपका क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा, B से बलूचिस्तान हो जाएगा, D से दिल्ली हो जाएगा और C से आपका कुर्ग हो जाएगा। एकमात्र ऐसा रजवाड़ा था हैदराबाद रजवाड़ा जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना कि 15 सीटों पर महिला प्रतिनिधि चुनकर आई और 15 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर आए। तो ये फैक्ट भी आप इस पे ध्यान रखें। अब देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। यहाँ पर जो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है और दिल्ली के संविधान निर्माण हॉल में होती है, जो कि वर्तमान में संसद भवन है। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये इसलिए चुना गया और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष क्योंकि ये संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन बाद फिर बैठक होती है, 2 दिन बाद फिर बैठक होती है और उस 2 दिन बाद यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो यहाँ पर मन में सबके ये भी सवाल उठता जाता होगा कि 9 दिसंबर को एक सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर
अध्यक्ष चुने गए। फिर 2 दिन बाद अध्यक्ष चेंज क्यों किए गए? क्योंकि उस समय ऐसा डिसाइड नहीं हुआ था कि कुछ भी कि हम संविधान सभा में अध्यक्ष किसे नियुक्त करेंगे। तो उनमें से सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए 2 दिन के लिए उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं संविधान सभा की समितियाँ। यहाँ पर जो संविधान सभा की समितियाँ बनाई गई थी वो कौन कौन सी हैं, संविधान सभा के ऊपर एक नज़र डालते हैं। जैसे संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, अब आगे जो पांचवी समिति है, पांचवी समिति कौन सी है? झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। और रियासत समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, मसूदा समिति। पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और ये समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, कौन सी? जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर थे, जिनके पास इतने सारे कार्य समिति थे। जैसे ड्राफ्टिंग समिति थी, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था कि संविधान तो बनाएंगे, लेकिन उसको कैसे कैसे, प्रत्येक आर्टिकल को कैसे कैसे हम उसको रखेंगे संविधान के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं, सभी समितियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को होता है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें से एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? BR अंबेडकर साहब थे। और यहाँ पर उसके बाद जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बन चुका होता है, जिसके लिए कितना समय लगेगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इनका मुख्य काम क्या था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने अन्य देश के संविधान भी पढ़ा, सभी देशों के संविधान का अध्ययन करा और उन देशों के संविधान की जो भी अच्छे अच्छे नियम कानून है उनको भारत के संविधान में सम्मिलित करा, जिसको हम किस तौर पे पढ़ते हैं कि भारत के संविधान के सोर्स क्या क्या है, कि हमने उस देश से क्या लिया गया था, आयरलैंड से क्या लिया था, ब्रिटेन से क्या लिया था, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या करी? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर सभी देशों का संविधान पढ़ा, सभी देशों के संविधान का अध्ययन करा, फिर एक भारत का खूबसूरत सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार करा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू होता है और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और इसी के साथ साथ आप ध्यान रखना कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज यानी जो भारत का झंडा है, तिरंगा, उसको अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया था। तो यहाँ तक कि हमारे जो मुख्य मुख्य फैक्ट थे उन सभी को जाना। संविधान के अकॉर्डिंग इतिहास इतना ही पढ़ते हैं। आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि इतिहास में बहुत ज़्यादा है, मॉडर्न हिस्ट्री में तो बहुत सारे यहाँ पर कांड हुए हैं, बहुत सारा इतिहास पढ़ना है, वो हम किस में पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। संविधान की अकॉर्डिंग केवल इतना ही देखते हैं जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसके ऊपर रही है? संविधान के ऊपर रही है। अब आगे की जो वीडियो आएगी हमारी वो किसके ऊपर रहेगी? संविधान की प्रस्तावना रहती है, संविधान के स्रोत रहते हैं और संविधान की अनुसूचियाँ रहती है, संविधान के आर्टिकल्स रहेंगे, ये सभी को हमने पढ़ना है। उससे पहले कि आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे शब्दों से कमेंट करेंगे कि आपको ये पार्ट्स कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक देखते हैं। धन्यवाद।